मुंबई सपनों का शहर है, लेकिन इस सपनों की शहर की एक हकीकत यहाँ के चौल भी है, जहाँ करोड़ों लोग रहते हैं। इन्हीं चौल में शांता अपने पति धर्मा और अपनी दोनों बेटियां रेनू और मुन्नी के साथ रहती है। धर्मा को सिर्फ एक ही काम आता है, और वह है शांता की कमाई के पैसों से शराब पीना और टांगे पसार कर सो जाना। शांता बेचारी दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके किसी तरह घर का खर्च चलाती और दोनों बेटियों को पढ़ाती लिखाती। एक बार की बात है, मानसून शुरू हो गया था। मुंबई में लगातार बारिश हो रही थी। तभी शांता की दोनों बेटियां स्कूल से भीगते हुए घर आई। अरे तुम लोग तो पूरी तरह भीग गए हो, थोड़ी देर कहीं रुक जाते। माँ, हमने बहुत देर इंतजार किया लेकिन बारिश रुकी ही नहीं। हमें लगा ज्यादा देर हो जाएगी तो आप परेशान हो जाएंगी। ये मुंबई की बारिश भी ना हम गरीबों के लिए मुसीबत ही लेकर आती है। माँ, तुमने पिछले साल कहा था कि हमें रेन कोट ला दोगी। अगर वो ला दो तो हम नहीं भीगेंगे। शांता ने अपनी बच्चियों को कह तो दिया था, लेकिन धर्मा की शराब और घर के खर्चों से पैसे बचते ही कहाँ थे जो वो उनके लिए रेन कोट ला देती। पिछले साल भी दोनों की तबीयत बारिश में भीगने के कारण बहुत खराब हो गई थी। वो सोच ही रही थी कि इस बार अपनी बेटियों के लिए सेकंड हैंड ही रेन कोट कहीं से भी लाकर उसे देगी। तभी धर्मा हाथ में शराब की बोतल लेकर भीगते हुए अपने घर आया। शांता, अरे ओ शांता, कहाँ मर गई तू? मर जाती तो ही सही रहता, कम से कम तुमसे पीछा तो छूटता। ये तू क्या बकवास कर रही है? तुझे अपनी बेटियों की फिक्र नहीं है? मुझे तो है, लेकिन आपको नहीं है। पूरा दिन शराब शराब शराब। कर्मा के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो अपनी बुराई तो सुन लेता, लेकिन अगर कोई शराब की बुराई कर दे तो उसका पारा चढ़ जाता। उसने गुस्से में शांता को एक थप्पड़ मार दिया। मुफ्तखोर औरत, तू क्या समझती है अपने आप को? मैंने कितनी बार कहा कि मेरी शराब को अगर एक शब्द भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये शराब हमारा घर तोड़ रही है, आपको नहीं दिख रहा? चुप चुप कर, नहीं तो मार मार के मुंह सुझा दूंगा। तेरा बात कर रही है। जब शांता की शादी हुई थी उस समय धर्मा कभी कभार पीता था, फिर पता नहीं उसे क्या हुआ, हर दिन पीने लगा। इस लत के कारण ही उसकी नौकरी भी चली गई, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसकी नौकरी गई तो शांता की कमाई शुरू हो गई थी। शांता की दोनों बेटियां भी अपने पिता के इस व्यवहार से हमेशा सहमी रहती थी। अगले दिन, सुनिए जी, मानसून जोर पर है, हर दिन भयंकर बारिश हो रही है। तो मैं क्या करूं? बारिश में बारिश नहीं होगी तो क्या लू चलेगी क्या? आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है। तो फिर कहती ही क्यों है? चल फुट यहाँ से, और हाँ, जाते जाते कुछ रुपए देती जाना। रुपयों की बात सुनकर शांता को गुस्सा आ गया। रुपए क्यों चाहिए? मेरे लिए ताजमहल बनवाना है। ताजमहल देखो जी, मेरे पास आपकी शराब के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। कुछ पैसे पड़े भी हैं तो वो राशन के लिए है। देख नहीं रहे, सारे डिब्बे खाली पड़े हैं। बारिश की हालत आप देख ही रहे हो। अगर यूं ही होती रहेगी तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि कुछ राशन खरीद कर रख लिया जाए ताकि आगे दिक्कत ना हो। शांता की बात सुनकर धर्मा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने सोचा कि अगर वह इस समय गुस्सा दिखाएगा तो वो गुस्सा उस पर भारी पड़ जाएगा और शांता उसे पैसे नहीं देगी। इसलिए उसने उससे बहुत प्यार से बात करते हुए कहा कि शांता, मैं बहुत ही बुरा आदमी हूँ, मुझे पता है। ना तुम्हारी फिक्र है मुझे और ना ही अपने बच्चों की देखो ना। धर्मा के अचानक से बदले इस व्यवहार से शांता सख्ते में आ गई और वह सोचने लगी कि ये इनको अचानक क्या हो गया है। आपको पता है, रेनू मुन्नी के पास रेन कोट भी नहीं है। वह बेचारी हर दिन भीगते हुए स्कूल से घर आती। शांता, भगवान के लिए यह सब बातें मुझे बोलो। मैं जानता हूँ कि मेरी शराब के लत के कारण तुम लोगों को यह सब मुसीबतें उठानी पड़ती है, लेकिन मैं वादा करता हूँ आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं सच में सच, तुम्हारे सर की कसम। धर्मा ने वैसे तो ये वादा कई बार किया था, लेकिन निभाया नहीं। फिर भी शांता ने सोचा, चलो एक मौका उसे और दे देती हूँ। फिर वो काम पर जाने लगी। उसे काम पर जाते देख धर्मा ने कहा कि सुनो, तुमने कहा कुछ पैसे हैं तुम्हारे पास, वो मुझे दे दो। मैं राशन का सामान और रेनू और मुन्नी के लिए रेनकोट लेता आऊंगा, ठीक है ना? उसकी बात सुनकर शांता सोच में पड़ गई। उसके मन में आया कि कहीं इन्हें पैसे दे दूं
और यह उसे शराब में उड़ा दे तो फिर क्या होगा। वो ये सोच ही रही थी कि कर्मा ने कहा, क्या हुआ शांता, क्या सोचने लगी? मुझे पैसे देने में डर लग रहा है ना, यही तो दिक्कत है। तुम मुझे सुधारना भी चाहती हो लेकिन मुझ पर विश्वास नहीं करना चाहती। छोड़ो, रहन दो शांता। शांता एक बार फिर से धर्मा की बातों में आ गई और राशन के सारे पैसे उसे दे दिए। फिर वो काम पर चली गई। बढ़िया घर का राशन लाने वाली, अरे भूखे पेट तो रहा जा सकता है लेकिन दारू के बिना बिल्कुल नहीं। उस दिन फिर से बहुत बारिश हो रही थी। घर में जो कुछ राशन बचा था शांता ने बना दिया था। अब वो धर्मा के आने का इंतजार कर रही थी। रात के 9:30 बजे धर्मा लड़खड़ाते हुए घर पहुंचा। उसकी हालत देखकर ही शांता समझ गई कि ये आज फिर से पीकर आया है। उसने गुस्से में उससे पूछा, राशन कहाँ है? इनके रेन कोट कहाँ है? अचल आगे से हट, बढ़िया हिसाब किताब लेने वाली, एक थप्पड़ में सारा गणित बिगाड़ दूंगा तेरा। मैं बता रहा हूँ, बात मत कर। धर्मा हर दिन की तरह चुपचाप जाकर बिस्तर पर लेट गया। बाहर बारिश लगातार हो रही थी लेकिन इस बार बारिश ने रुकने का नाम नहीं लिया। लगातार बारिश के कारण शांता के चौल की छत से पानी टपकने लगा। ये देखकर उसकी बेटी रेनू एक बर्तन ले आई और जमीन पर रख दिया। लेकिन इस बार बारिश किसी जिद्दी बच्चे की तरह हो गई थी। वो बरसती जा रही थी, बरसती जा रही थी। 2 दिन इसी तरह बीत गए। इधर घर में एक दाना भी खाने को नहीं था। दोनों बच्चियां भूख से बिलख रही थी लेकिन वह अपनी माँ से कुछ नहीं कहती, किसी से मदद भी नहीं मांग सकती थी। यूं कि पूरी बस्ती पानी पानी हो गई थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो इन पर विश्वास कर लिया। एक बार फिर से इन्होंने विश्वास तोड़ दिया। मेरी दोनों बेटियां भूख से बिलख रही है और ये है कि शराब के नशे में जानवर की तरह पड़े हुए हैं। लगातार बारिश के कारण अब तो चौल के घरों में भी पानी घुस रहा था। सरकार ने अलर्ट जारी कर दिए थे। बारिश का ये पानी अब तो लोगों की जान का दुश्मन बन गया था। शांता की चौल में भी पानी पूरी तरह घुस गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, क्या ना करें। उसने धर्मा को जगाने की कोशिश की। वो जागता तो जरूर लेकिन अपने पास रखी बोतल की शराब के 2 घूंट मारता और फिर लेट जाता। इस बीच पानी का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा था। रेनू और मुन्नी को अब डर लगने लगा था। पूरी बस्ती से बचाओ बचाव की आवाज आ रही थी। माँ, क्या हम लोग इस पानी में डूब जाएंगे? माँ, हम लोग मर जाएंगे क्या? उनकी बातों को सुनकर शांता को रोना आ रहा था लेकिन ये वक्त रोने का नहीं, हिम्मत से काम लेकर सबकी जान बचाने का था। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। बारिश कम होते ही सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बारिश कहाँ हमारी बात सुनती है। वो तो अपनी रफ्तार में हो रही थी और आज तो पानी छतों तक भर गया था। लेकिन इस बीच धर्मा का नशा टूटा। होश में आने के बाद उसे समझ में आया कि वे लोग बहुत मुसीबत में हैं। शांता, ये इतना पानी कहाँ से आ गया? 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। इस बीच पानी और भी बढ़ता जा रहा था। शांता ने अपनी दोनों बेटियों को झट से अपने कंधे पर उठा लिया और अपने पति से कहा, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। किसी से मदद मांगनी होगी, नहीं तो हम यहीं खत्म हो जाएंगे। पहली बार मौत का खौफ कर्मा के चेहरे पर भी था और शायद पश्चाताप भी उसकी आंखों में दिख रहा था। उसने अपनी दोनों बेटियों को अपने कंधे पर उठा लिया और शांता से कहा, तो इनकी फिक्र मत कर शांता, मैं मर भी जाऊंगा लेकिन अपनी बच्चियों को कुछ नहीं होने दूंगा मैं, तू चिंता मत कर। तभी शांता की नजर एक ट्यूब पर गई जो पानी में तैर रही थी। वो उसी का सहारा लेकर पानी में उतर गई और मदद की चाह में निकल पड़ी। 2 दिन की भूखी प्यासी शांता किसी तरह तैरती रही। कुछ घंटों बाद उसे बचाव दल के लोग भी थे। उन लोगों ने भी शांता को देखा। उन्होंने अपनी नाव में उसे बिठा लिया। साहब, मेरी बच्ची, मेरे पति, मेरी चौल के कई सारे लोग डूब रहे हैं। आप जल्दी से चलिए, उन्हें बचा लीजिए। बचाव दलों का दस्ता शांता की चौल की ओर निकल पड़ा। तय समय पर बचाव दल के पहुंचने के कारण बहुत लोगों की जान बच गई। हालांकि कई लोग इसमें डूबकर अपनी जान भी गवा बैठे। बचाव दल वाले उन्हें लेकर शरणार्थी शिविर में आ गए। वहां उन लोगों को खाना पानी दिया गया। 2 दिन की भूखी शांता और उनकी बच्चियों ने रोटी देखी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। पहली बार धर्मा को भी भूख का एहसास हुआ था। इस बार की बारिश एक बहुत बड़ा सबक उसके लिए लेकर आई।
थी और शांता के परिवार के लिए दुख के बाद एक सुख का एहसास भी। इस घटना के बाद धर्मा ने शराब छोड़ दी। आज शांत और धर्मा पाव भाजी का ठेला लगाते हैं और खुशी खुशी रहते हैं। सीमा और राधा दोनों सगी बहनें थीं, मगर दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। राधा जहाँ स्वभाव से विनम्र और दरिया दिल थी, वहीं सीमा एक नंबर की स्वार्थी और लालची थी। कॉलेज खत्म होने के बाद उनके माँ बाप ने उनकी शादी करने का फैसला किया। क्योंकि सीमा बड़ी थी, इसलिए पहले उसकी शादी तय की गई। एक दिन घर में सीमा और राधा अपने माता पिता के साथ बैठे हुए थी। सीमा बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है। यह देखो, यह उसका फोटो है। यह तो बताइए पापा की लड़का कितना पढ़ा लिखा है, उसका घर परिवार कैसा है। मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी किसी कम पढ़ी लिखा या गरीब से हो जाए। बेटा, लड़का बैंक में मैनेजर है, खाते पीते परिवार का है, उसको रुपए पैसों की कोई कमी नहीं है। ठीक है, मुझे मंजूर है ये रिश्ता। निश्चित समय पर बड़ी धूमधाम से सीमा की शादी कर दी गई। क्योंकि सीमा बड़ी बेटी थी, इसलिए उसके पापा ने शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च किया इस शादी पर। इसकी वजह से उन पर अच्छा खासा कर्ज भी हो गया। कुछ समय बाद राधा भी शादी के लायक हो गई। एक दिन सुनो जी, मैंने राधा के लिए भी एक लड़का देखा है। यह लोग सीमा के ससुराल वालों जितने अमीर तो नहीं है, मगर शहर में उनका अपना घर और अपनी किराने की दुकान है। अपनी राधा खुश तो रहेगी ना वहाँ। चाहता तो मैं भी था कि सीमा की तरह राधा की शादी भी बड़े धूमधाम से करूं, मगर पैसे की समस्या सामने खड़ी है। कितने बड़े बड़े घरों में उसके लिए रिश्ता देखा, मगर पैसों की वजह से बात आगे नहीं बढ़ पाई। तभी राधा वहां आ जाती है। वो अपनी माता पिता की सारी बातें सुन चुकी थी। आप चिंता न कीजिए पापा, आपने जहाँ मेरा रिश्ता तय किया है, मैं वही खुश रहूंगी। मुझे तो बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। राधा की बातें सुनकर उसके पिता को थोड़ी शांति मिली। निश्चित समय पर बड़े ही सीधे साधे तरीके से राधा की भी शादी हो गई। राधा के ससुराल में केवल उसकी सास थी, जो अक्सर बीमार रहा करती थी। राधा ने आते ही घर की सारी जिम्मेदारी अपने सर ले ली, जिससे उसकी सास को बड़ी राहत मिली। राधा दिन भर घर का काम करती थी और समय मिलने पर वह दुकान के कामों में अपने पति का हाथ में बताती थी। उधर सीमा की जिंदगी ऐशो आराम से काट रही थे। वह कितनी पार्टी भी करती थी। एक दिन कार से राधा के दुकान के सामने सीमा और उसके पति निकले। सीमा के हाथ में मिठाई का डिब्बा था। दोनों दुकान में गए और सीमा राधा को मिठाई का डिब्बा देते हुए बोली, तेरे जीजा जी ने आज ही इस कार की डिलीवरी ली है, पूरे 20 लाख की है। मैंने सोचा यह खुशखबरी राधा को दी जाए। दरअसल सीमा राधा को जलाने के लिए अपनी कार दिखाने वहां आई थी, मगर भोली भाली राधा उसके इस चाल को समझ नहीं पाई। मगर राधा का पति अनिल इन बातों को समझ गया। सीमा और उसके पति के जाने के बाद अनिल बोला, तुम्हारी बहन यहाँ खुशखबरी देने नहीं आई थी, बल्कि हमें जलाने के लिए यहाँ आई थी। वो जानती है ना कि हमारी हैसियत नहीं है ना कार खरीदने की, इसलिए अपनी नई कार दिखाकर हमें जलाना चाहती थी। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो भला क्यों जलाना चाहेगी? पता है ना, मैं कभी कार नहीं खरीद सकता हूँ और उसका पति तो बैंक में बड़ा अफसर है ना। किसने कहा कि तुम कभी कार नहीं खरीद सकते? तुम जरूर कार खरीदोगे। अरे सीमा का पति तो बैंक में नौकरी करता है। एक हिसाब से देखें तो वो बैंक का नौकर है, उसे बैंक के हिसाब से काम करना पड़ता है। मगर यहाँ तुम तो अपने मालिक हो, तो तुम जैसे चाहो अपनी मर्जी के मुताबिक काम कर सकते हो। अगर तुम ठान लो तो कुछ भी कर सकते हो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। देखना, थोड़ी ही दिनों में तुम एक कार क्या 10 कारों के मालिक बन जाओगे। उस दिन से अनिल ने सारी चिंता छोड़कर जी तोड़ मेहनत करना शुरू किया। वो रोजाना सुबह 7 बजे दुकान खोलता था और देर रात 10 बजे तक दुकान पर ही रहता था। दोपहर के बाद राधा भी उसका हाथ बताने दुकान पर आ जाती थी। राधा और अनिल दोनों ही स्वभाव से कोमल थे, ग्राहकों से बड़ी ही विनम्रता से बात करते थे। इसका नतीजा
ये होता था कि जो भी एक बार उनके यहाँ से सामान ले जाता वह फिर बार बार वही आता था। ग्राहकों को कम दाम में अच्छा माल देने के लिए राधा और अनिल ने एक शानदार योजना बनाई। वह दुकान का सामान शहर के व्यापारियों से न खरीदकर सीधे दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों से मंगाने लगे। इससे ग्राहकों को भी अच्छा सामान मिल जाता था और दुकान में मुनाफा भी ज्यादा होता था। इस तरह अनिल ने राधा के नाम कई किराने, फल, सब्जी और डेयरी उत्पादों की दुकानों का शुभारंभ किया और उनका नाम रखा राधा ग्रोसरी मार्ट। अब अनिल और राधा की शहर में कई ग्रोसरी की दुकान थी। उनकी गिनती अब शहर के जाने माने और अमीर हस्तियों में होने लगी थी। राधा की सास तो खुशी से फूलना समाती दिवस सबसे कहती थी, मेरी बहू तो साक्षात लक्ष्मी है। लक्ष्मी मिट्टी को छू ले तो सोना बन जाए। देखो इन जिस दिन से घर में आई है हम लोग कहाँ आ गए। एक दिन अनिल नई कार लेकर घर आया। फे नई कार लेकर आए। हाँ, मैं कुछ नहीं कर रहा, ये तो तुम्हारी बात ही सच हो रही है। कौन सी बात? तुमने ही तो कहा था ना, मैं एक कार का नहीं 10 कारों का मालिक बनूंगा। चलो ऐसी खुशी में तुम्हारी बहन के घर मिठाई देकर आते हैं। दोनों मिठाई लेकर सीमा के घर चले। कार से उतरकर दोनों उसके घर के अंदर पहुंचे। अंदर सीमा और उसके पति में लड़ाई चल रही थी। इस लड़ाई की धुन में उन्हें पता ही नहीं चला कि कब राधा और अनिल वहां आए। आरी मी पूछती हूँ कि जरूरत क्या था बैंक में पैसे गबन करने का? तुम्हारी जमानत करवाने में घर की सारी जमा पूंजी खर्च हो गई। ऊपर से बैंक ने तुम्हें नौकरी से भी निकाल दिया है। घर में 1 रुपया भी नहीं है। घर गाड़ी सब गिरवी में पड़े हैं। तुम्हारे एक गलत कदम ने सब मिट्टी में मिला दिया। मैंने क्या अपने लिए बैंक से पैसे गबन किए थे? यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें ही शौक चढ़ा था पार्टी करने का, शॉपिंग करने का, अब भुगतो। देखो जी, ताने मत मारो। कोई और लड़की होती तो अब तक तुम्हें ठेंगा दिखाकर अपने मायके चली गई होती। तो तुम भी चली जाओ ना, किसने रोका है तुम्हें? जानते हो ना मायके की हालात खराब है, इसीलिए शेर बन रहे हो। कि तभी नजर अनिल और राधा पर पड़ती है। सीमा रोते हुए राधा से लिपट जाती है। आरी आप लोग यहाँ। हाँ, बताने की जरूरत नहीं है, हम लोग सब जान चुके हैं। मैंने सुना है इस महीने आप एक नई ग्रोसरी स्टोर खोलने वाले हो। अगर वहां का मैनेजर आप मुझे बना दे तो बड़ी कृपा होगी। हमारे घर की हालत तो आप देख ही रहे हैं, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। अनिल और राधा ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सीमा के पति को हाँ बोल दिया। अब सीमा का सारा घमंड चूर चूर हो गया था। एक समय में जिसे वह अपने दौलत की झूठी शान दिखाकर जलाना चाहती थी, आज वह उसी के रहमो कर्म पर थी। उसे एहसास हो गया था कि दौलत पर कभी घमंड नहीं